गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के क्लास में आप सभी लोग दो परिमेय संख्याओं के गुणा की क्रिया समझे थे और मुझे लगता है कि आप उससे संबंधित जो भी अभ्यास प्रश्न थे वो लगा लिए होंगे। आज जो है हम कुछ प्रगुणों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग कुछ समय पहले योग की संक्रिया कुछ प्रगुणों का पालन करती है, उसी तरह गुणन की प्रक्रिया भी कुछ प्रगुणों का पालन करती है और एक एक करके हम उन प्रगुणों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है गुणन का संबरक नियम। समझ लें ये क्या चीज है। तो गुणन का संबरक नियम जिस तरह आपने पढ़ा था इसके पहले कि योग का संबरक नियम क्या था, उसमें कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर भी जो योगफल आता है वह भी एक परिमेय संख्या होता है। इसी प्रकार गुणन के लिए भी आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होता है। जैसे 5 गुणे 4 बराबर 20। 5 परिमेय है, 4 परिमेय है तो 20 भी परिमेय है। इसी प्रकार 3/4 गुणे 1/5 तो 3 एकम 3 और 4 बचे 20। ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। यानी दो परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है वो भी एक परिमेय होता है। ऐसा एक नियम बन गया और इसे कहते हैं गुणन का संबरक नियम। दूसरा होता है गुणन का क्रम विनिमेय नियम। इस नियम में क्या होता है कि दो परिमेय संख्या, दो नहीं और भी हो सकते हैं, परिमेय संख्याओं का क्रम बदलने पर भी गुणनफल समान होता है। अर्थात अगर मान लीजिए दो संख्या a गुणे b है, a और b है, तो इनका जो गुणनफल आएगा वो b गुणे a अगर कर दिया जाए तो भी जो गुणनफल आएगा वो दोनों गुणनफल आपस में बराबर होंगे। तो अगर परीक्षा में आता है कि बताइए ये कथन किस नियम को पुष्टि करता है, तो आप बताइएगा a गुणे b बराबर b गुणे a बराबर, यह क्रम विनिमय नियम को प्रदर्शित करता है, गुणन का क्रम विनिमय नियम। और अगर यहीं पे ध्यान रहेगा तो योग का क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। तो ये समझ गए होंगे। तीसरा नियम है, मैं थोड़ा इसको मिटा के बताता हूं कि गुणन का साहचर्य नियम। तो इसके बारे में समझे, गुणन का साहचर्य नियम क्या है। तो इसमें क्या होता है, 3 या 3 से अधिक परिमेय संख्याओं का समूहन चाहे जिस भी प्रकार से किया जाए, गुणनफल समान रहता है। अर्थात a गुणे b गुणे c मान लीजिए है, तो इसमें पहली बार अगर मैं b और c का समूहन कर दूं, ग्रुपिंग कर दूं, और उसके बाद इन दोनों का गुणा करने के बाद जितना आ रहा है उसमें उसके बाद a का गुणा करूं तो जितना प्राप्त होगा मान, उतना ही मान यदि a और b का समूहन करके c के साथ गुणा करूं तो भी वही मान प्राप्त होगा। मेरे कहने का मतलब फिर से एक बार समझें कि यदि a b c तीनों
तीन संख्याएं हैं, ए बी सी, यहाँ भी तीन संख्याएं हैं, यहाँ पर बी और सी के साथ पहले गुणा कर दिया जाए, बाद में ए का गुणा किया जाए, तो जितना मान आएगा वही मान अगर ए और बी का गुणा करने के बाद सी से बाद में गुणा किया जाए तो भी जो मान आएगा वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण देता हूं, उदाहरण है जैसे मान लीजिए 7 गुणे 5 गुणे 2 मान लीजिए है, और यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ 7 गुणे 5 गुणे 2। अब यहाँ पे पहले 5 2 का समूहन हुआ, बाद में मान लीजिए 7 और 5 का समूहन हुआ, तो मान पे असर देखिए, यहाँ पे भी 7 गुणे 5 दूना 10 बराबर 7 5 35 गुणे 2, तो यहाँ भी 70 प्राप्त होता है, 7 दाम में 70, यहाँ भी 70 प्राप्त होता है। यानी अगर समूहन को चाहे जैसे भी करें, पहले दूसरे तीसरे को रख लें एक साथ फिर गुणा करें, या फिर पहले और दूसरे को एक में करके फिर गुणा करें, तो भी समूहन चाहे जिस तरह से भी किया जाए उसके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गुणनफल सेम रहेगा। यही जो है गुणन का साचर नियम कहलाता है। तो याद रखेंगे 3 या 3 से अधिक परिमेय संख्याओं का समूहन चाहे जिस प्रकार से किया जाए गुणनफल समान रहता है, और इसको हम संकेत के रूप में ये लिख देते हैं। तो परीक्षा में कभी कभी आता है कि बताइए a गुणे b बराबर b गुणे a, ये कौन सा नियम है? तो आप बताइएगा क्रम विनिमय नियम गुणन का। और अगर मान लीजिए ऐसे लिख दिया a गुणे b गुणे c और ऐसे कर दिया, a गुणे b गुणे c ऐसे कर लिया, और फिर पूछा कि बताइए इसमें कौन सा नियम है? तो आप बताइएगा गुणन का साहचर्य नियम है। तो आपके सिलेबस में संबरक है, साहचर्य है और क्रम विनिमय है, इन तीनों के बारे में मैं बता चुका हूँ। अब हम लोग इसमें का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक एक आध और रह गया है, और वो है योगात्मक तत्समक। तो इसके बारे में आप जीरो जानते हैं कि योगात्मक तत्समक किसको माना जाता है? तो जीरो को माना जाता है, शून्य को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि शून्य को किसी भी संख्या में योग माने जोड़ किया जाए मान नहीं बदलता। उसी प्रकार अगर कोई योगात्मक तत्समक पूछ सकता है तो वह व्यक्ति तुमसे गुणात्मक तत्समक भी पूछ सकता है कि आखिर ये गुणात्मक तत्समक क्या है। अगर किसी ने परिभाषा पूछा तो आप कैसे लिखेंगे, तो उसके बारे में बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा कि योगात्मक तत्समक किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि वह संख्या जो किसी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या के मान में कोई अंतर नहीं उत्पन्न करती है, माने जो संख्या जिस तरह थी वही संख्या पुनः जब प्राप्त हो जाती है तो वह संख्या उस संख्या की योगात्मक तत्समक कहलाती है। और ऐसी संख्या मात्र एक ही है और वो है शून्य। कोई पूछेगा गुणात्मक तत्समक किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा वह संख्या जिसे किसी संख्या में गुणा करने पर उसके मान पर कोई अंतर नहीं आता, उसे हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं। और ये है एक। जैसे मान लीजिए 5 है, तो 5 में जब 1 का गुणा करते हैं तो भी जितना ये था उतना ही रहता है, माने मान में कोई अंतर नहीं आता, इसीलिए इस 1 को हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक टॉपिक और रहता है योगात्मक प्रतिलोम। परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखें योगात्मक प्रतिलोम क्या है। तो समझ लो, दो ऐसी संख्याएं जिन्हें आपस में जोड़ने पर मान शून्य प्राप्त हो जाए, उन संख्याओं को एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। फिर से सुने, जैसे मान लीजिए 5 है या -5 है, -5 में किस संख्या को हम जोड़ दें तो 0 आएगा, तो शायद 5 से 5 प्लस माइनस होने के कारण कट जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए जब दो संख्याओं का योगफल 0 आ जाए तो उन संख्याओं को एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे किसी ने पूछा -5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो बताएंगे 5। किसी ने पूछा 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हुआ, तो -5। अर्थात जब कोई योगात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो आपको चिन्ह बदल बदल के बताते जाओ, ये सबसे आसान सा तरीका है। जैसे मान के किसी ने पूछा -1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप बताइएगा 1/2, मतलब +1/2। अगर ये -1/2 है तो आप यहाँ प्लस लगा दीजिएगा। ये योगात्मक प्रतिलोम निकालने का बड़ा साधारण सा और बहुत आसान सा तरीका है, आप इसको आराम से लगाइएगा। तो ये रहा योगात्मक प्रतिलोम। और एक पॉइंट और छूटता है और वो होता है गुणात्मक प्रतिलोम।
गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल, यहां देखिएगा ध्यान से, दो संख्याएं जिनका गुणनफल एक आता है उसे हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे मान लीजिए 5/4 है, अगर मैं इसमें किस संख्या से गुणा कर दूं तो 1 आएगा, तो शायद 4 नीचे है, ऊपर रख दो, 5 ऊपर है तो नीचे रख दो, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल 1 आता है उसे हम एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। मतलब 5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4/5 होगा। तो इस तरह से अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो आप कुछ मत करना, एक आसान सा तरीका बताते हैं, उस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। तो जब गुणात्मक प्रतिलोम, मान लीजिए किसी ने पूछा कि 7/5 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर कितना, तो आप कुछ मत करो, गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा उल्टा कर दो, यानी 5 ऊपर हो जाएगा, 7 नीचे हो जाएगा। मान लीजिए इसमें माइनस रहा होता, कोई बात नहीं, उसी तरह से आप उल्टा करते रहो, 5 को ऊपर कर दो और -7 को नीचे करेंगे, चिन्ह का कोई अंतर नहीं करेंगे। चिन्ह का अंतर कब करते हैं? जब योगात्मक प्रतिलोम बताना होता है, यानी जब योगात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो आपको चिन्ह बदलना है, -1/2 है तो +1/2, और जब गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो बस उल्टा करना है। बस आज के लिए इतना ही, याद रखें, शेष कल।